दांतों की कितनी बड़ी अहमियत है हमारे डेली लाइफ में, और एक सामान्य इंसान को कैसे केयर करनी चाहिए सर दांतों की? केयर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पहले है कि हमारा खान पान क्या है। जैसे आजकल बच्चे हम देखते हैं कि चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड्स लेते हैं, कैसे केयर करना चाहिए बचपन से लेके सर? और क्योंकि जितनी भी ये टॉफ़ी चॉकलेट्स हैं या जंक फूड की बात कर रहे हैं, ये सब स्टिकी होते हैं नेचर में, यानी चिपकते हैं दांतों में। और जो भी पदार्थ चिपकने वाले हैं या शुगरी हैं प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे के सारे दांतों में कैविटी लगाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। सर ये अकल दाढ़ का क्या मामला है? इसको अकल दाढ़ क्यों कहते हैं? जो होती है 17-18 साल की, जब आदमी मैच्योर होता है थोड़ा, इसलिए कहते हैं। बाकी एक मिथ है। दांत तिरछे हो रहे हैं तो क्या करेंगे अगर उसी समय पता चल जाए? दांतों का इलाज बहुत महंगा है। दांतों का इलाज महंगा नहीं है। उसके लिए पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और आपका जो है अल्कोहल, ये सारे जो हैं प्री कैंसर, जिसे कहते हैं एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। तो आजकल मेलानाइन टीथ, आड़े तिरछे दांत जिसे कहते हैं, उसकी प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। यंग जनरेशन में, बच्चों में बहुत प्रॉब्लम है। कैविटीज़ की बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा खान पान ऐसा हो गया है। दोस्तों नमस्कार। कहा जा रहा है कि सेहत ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, और ख़ास तौर पर कोरोना के टाइम में हमने ये देखा भी कि सेहत से बढ़कर कोई दौलत है नहीं वास्तव में। अगर आप फिट हैं तो हिट हैं। आज सेहत के बारे में बात करेंगे हम एक बहुत ही बड़े एक्सपर्ट से, जो मेडिकल फील्ड के बड़े नाम हैं मेरठ के, और न केवल मेरठ के बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नाम हैं। विख्यात डेंटिस्ट डॉक्टर प्रदीप शुक्ला जी के साथ हमारा ये पॉडकास्ट होने जा रहा है, और इसमें चर्चा करेंगे हम दांतों की सेहत के बारे में। चूँकि आपकी जो सेहत है उसमें खान पान का बड़ा हिस्सा है। बिना खाए पिए इंसान जी नहीं सकता, और आप कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे, तो दांतों की उसमें एक अहम भूमिका होती है। सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर थोड़ा सा अपना पहले स्टूडेंट लाइफ का बताइए आप अपना, उसके बाद फिर दांतों की सेहत के बारे में हम बात करेंगे कि आपने कब CPMT क्रैक किया था, और फिर कैसे आपने पढ़ाई की, BDS की, फिर MDS किया आपने। आप सर डेंटल सर्जन हैं और बहुत सारी सर्जरी डेली करते हैं आप दांतों की। देखिए राणा साहब, ऐसा है कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ था 88 बैच में हुआ था सर, लखनऊ के KGMC में, BDS में। KGMC अभी भी सबसे शानदार कॉलेज स्वाभाविक है, बहुत बढ़िया है। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से मैंने अपनी जो है एजुकेशन ली है, जो कि दुनिया में विख्यात है जी। और बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के डॉक्टर्स वहाँ से निकले हैं। एक कल्चरल ग्रोथ थी वहाँ का, एक अलग ही एक ऑरा था क्या, है, अब भी होगा। तो 93 में मैं BDS कंप्लीट कर लिया था जी। उसके बाद 96 में मैंने MDS कंप्लीट कर लिया था। मेरा MDS में पेरोडोंटोलॉजी, जो कि पायरिया विशेषज्ञ होते हैं, उसमें मैंने MDS किया है। और अब तो उसके साथ इम्प्लांटोलॉजी भी जुड़ गया है, तो हमने भी उस समय इम्प्लांट्स वगैरह वहाँ किए थे। उसके बाद 97 में जब मैं वापस अपने घर मेरठ आया, मेरठ का ही रहने वाला हूँ, तो मैंने सुभारती डेंटल कॉलेज ज्वाइन किया एज फैकल्टी मेंबर, एज लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर ज्वाइन किया। और वहाँ से मेरा जो है, जिसे कहा जाए कि एजुकेशन के साथ जुड़ाव एज ए फैकल्टी मेंबर शुरू। एकेडमिक्स का पार्ट भी और डेंटल प्रैक्टिस भी, और दोनों उसी के साथ संभाला। मैं अपना एक क्लिनिक भी मैंने एस्टेब्लिश किया, और मतलब इवनिंग में मैं प्रैक्टिस देख रहा था, और दिन के समय में कॉलेज में रहा। 2002 तक मैंने सुभारती में अपनी सर्विसेज दी एज फैकल्टी मेंबर। 2002 से मैं फिर उसके बाद मोदी नगर में DJ कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च है, वहाँ पर एज रीडर ज्वाइन किया मैंने जी, एसोसिएट प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो वहाँ से मेरा सफ़र आगे चला। प्रैक्टिस मेरी होती थी, इवनिंग में मैं प्रैक्टिस कर रहा था, नंदन सिनेमा के पास मेरा क्लिनिक है। वो जो सफ़र था वो अभी मैंने अपनी इच्छा से ही ख़त्म किया है एज प्रिंसिपल एंड डीन की पोस्ट। व्यस्तताएं आपकी बहुत बढ़ गई हैं। बहुत बढ़ गई, और कुछ ऐसा महसूस किया कि जब आप हटेंगे तभी दूसरे लोगों को भी मौका मिलेगा जी, है ना। तो वहाँ पर मैं रहा। रीडर के बाद मैं
एसोसिएट प्रोफेसर बना, उसके बाद फिर प्रोफेसर बना, प्रोफेसर हेड बना। 2006 में मेरे अंडर में एमडीएस स्टूडेंट्स एनरोल हुए। उसके जब से मैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की हैसियत से रहा। 2011 में मैं प्रिंसिपल के पद पर गया वहाँ पर। उसके बाद 2014 में मैंने अपनी ही पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से उस पद से त्याग दिया और प्रोफेसर हेड की तरह कंटिन्यू करता रहा। 2022 में मैं फिर प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुआ और अब मैंने अपने आप को अब मुक्त कर लिया। प्रैक्टिस देख रहा हूँ सुबह शाम दोनों टाइम, क्योंकि यहाँ भी पेशेंट्स रहते हैं, उनके लिए भी लग रहा था। तो ये मेरा सफ़र है। उसमें मैंने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की तरह से बच्चों को पढ़ाया भी। मेरे स्टूडेंट्स दुनिया भर में, हिंदुस्तान में भी और बाहर भी हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं, जो कि आज खुद प्रोफेसर हेड की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। और सब कुछ बहुत अच्छा रहा। एकेडमिक्स में मैंने बहुत एंजॉय किया। सर, दांतों की कितनी बड़ी अहमियत है हमारे डेली लाइफ में? देखिए भाई, दांत जो हैं, यदि ईश्वर ने हमारे को शरीर में दिए हैं तो कोई कारण ही रहा है तभी दिए। तो दांतों की अहमियत तो ये है कि बिना दांतों के तो आप खाने पीने से तो जाते ही हैं। इसके अलावा आपका एस्थेटिक वैल्यू, आपकी फेशियल प्रोफाइल, वो भी डिपेंड करती है निश्चित तौर पर, है ना। भोजन करने की तो आवश्यकता है ही है, उसके अलावा आपका चेहरा जो है वो भी दांत सुंदर बनाते हैं जी। तो आजकल तो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। फेशियल प्रोफाइल लोग जो हैं चाहते हैं इम्प्रोवाइज़ करना, यंग एज में नहीं, और बाकी भी जो मतलब 30s में है, 40s में है, वो भी चाहते हैं कि हमारा जो है कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि हमारा फेशियल प्रोफाइल इम्प्रूव हो जाए। तो दांतों का महत्व तो दोनों तरह से है, देखने में भी है। एक सामान्य इंसान को कैसे केयर करनी चाहिए सर दांतों की? देखिए, केयर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पहले है कि हमारा खान पान क्या है, ईटिंग हैबिट्स क्या है। ईटिंग हैबिट्स हमारी बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि हमको जो है फाइबरस डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए। फाइबरस डाइट का मतलब है कि जो सलाद हैं, फल फ्रूट्स हैं, और गन्ना खाते हैं लोग। अब तो गन्ना बच्चे खा ही नहीं थे, पहचानते भी नहीं कई दफ़ा। भुट्टे हैं, रॉ फ्रूट्स हैं। उसका कारण ये है कि जितना हम फाइबरस डाइट लेंगे, बचपन से यदि हम लेके चलें, तो बच्चे जो होते हैं यदि फाइबरस डाइट खाते हैं तो उनके जो मिल्क टीथ होते हैं उनका एक समय होता है गिरने का, तो वो समय समय पर गिरते रहते हैं अपने आप, क्योंकि फाइबरस डाइट जब लेता है तो वो हिल हिल के अपने आप गिरते हैं। सर, ये तो सुना था हमने कि डाइजेस्टिव सिस्टम से लिंक होता है खाने पीने का, फूड हैबिट्स का, लेकिन आपने तो ये महत्वपूर्ण बात बताई कि दांतों की सेहत से भी सीधे जुड़ाव है इसका। बिल्कुल है। तो किस तरह से प्रभावित करता है सर? अगर मान लीजिए जैसे आजकल बच्चे हम देखते हैं कि चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड्स लेते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों के जो आपने कहा कि जो दूध के दांत हैं उन्हीं में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। तो कैसे केयर करना चाहिए बचपन से लेके सर? और ये थोड़ा प्रक्रिया बताइए सर कि किस किस एज में कौन कौन से दांत निकलते हैं। इसमें जो है मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पेरेंट्स की आ जाती है, क्योंकि छोटा बच्चा तो अपना अच्छा भला बुरा नहीं जान रहा है। हमारे पास आते हैं पेशेंट्स के बच्चों को लेके आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब ये मानता नहीं है, टॉफ़ी लेता है, चॉकलेट लेता है। अरे मैंने कहा एक बात मुझे बताइए, बच्चों को कहिए जाओ तुम टॉफ़ी चॉकलेट ले आओ, उसे मिल जाएगी? पैसे होंगे ना उसके पास तभी तो मिलेगी, या आप ला के देंगे? तो जब आप उसे नहीं देंगे पैसे तो वो तो लेके नहीं आएगा। आप भी प्रमोट कर रहे हैं तो आपको ही जिम्मेदार बनना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी ये टॉफ़ी चॉकलेट्स हैं या जंक फूड की बात कर रहे हैं, ये सब स्टिकी होते हैं नेचर में, यानी चिपकते हैं दांतों में। और जो भी पदार्थ चिपकने वाले हैं या शुगरी हैं प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे के सारे दांतों में कैविटी लगाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि बच्चे ब्रश नहीं कर पा रहे हैं, या ब्रश करते हैं तो इनएफिशिएंटली कर रहे हैं। अच्छा, बच्चों के दांत की जो बनावट होती है ना, वो बनावट भी ऐसी होती है कि उसमें चिपकती हैं ज़्यादा चीज़ें। तो बच्चों को हमें प्रमोट करना चाहिए एक तो कि कम से कम स्टिकी फूड। अब हम कहें साहब बच्चों को टॉफ़ी चॉकलेट नहीं देनी चाहिए, तो भाई टॉफ़ी चॉकलेट कौन खाएगा? पूरा एक लाइटर मोड में बात कर रहा हूँ। जी सर। हर चीज़ की बहुतायत जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक है, नंबर 1। दूसरा ये है कि रात के टाइम में, लेट नाइट में, इवनिंग में, लेट इवनिंग में कभी भी स्टिकी फूड, ये सब चीज़ें
नहीं देनी चाहिए बच्चों को। क्यों? क्योंकि जब बच्चा खा के उन्हें सो जाता है तो वो नुकसान करती हैं, मुंह के अंदर कैविटी बनाती हैं। वो अंदर एसिड, हमारे बैक्टीरिया होते हैं, वो एसिड बना देते हैं, एसिड दांतों को गलाता है जिसे कैविटी कहते हैं। तो ये हो गया। तो बचाव के लिए सबसे पहला तो ज़रूरी ये है कि बच्चों के खान पान का ध्यान रखें। जैसे ही बच्चा, छोटा बच्चा जब दांत आने शुरू होते हैं तो उसको प्रमोट करें ब्रशिंग करने के लिए। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब बच्चे को, देखिए बच्चा जो होता है ना, उसकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है, वो फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए आप घर में बच्चा है, उसको ब्रश करवाना है तो आप ऐसे नहीं करवाइए, खुद करना होगा। आप ब्रश करिए और उसके हाथ में ब्रश दे दीजिए। उसे कहो बेटा देखो हम ऐसे कर रहे हैं, तो आपको स्टार्ट फॉलोइंग यू। तो बच्चा ब्रश करना शुरू करेगा। एक बार ब्रशिंग की यदि उसकी हैबिट बनती है तो आप समझिए कि आप काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं उसके दांतों की सुरक्षा के लिए। अब ब्रशिंग करवा रहे हैं, उसके अलावा आप उसको मीठे, चॉकलेट या स्टिकी फूड या जंक फूड से भी आप उसको रिफ्रेम कर रहे हैं, खींच रहे हैं, कम दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी संभावना डेंटल प्रॉब्लम्स की कम हो जाती है। फाइबरस डाइट लेने से क्या होगा कि उनकी जौ की जो हड्डी होती है वो ग्रो करती है, मुंह का साइज़ बड़ा होगा, तो जो परमानेंट दांत आएंगे उनके लिए एक स्पेस हो जाएगा क्रिएट, जिससे कि वो एक दूसरे पर नहीं चढ़ेंगे। लेकिन आजकल देखते हैं आप, बहुत अकलदाड़ कहते हैं, सब अकलदाड़ फंस गई, थर्ड मोलर फंस गया। उसका कारण है क्या कि थर्ड मोलर आता है सबसे लास्ट में, 17-18 साल की उम्र पे आना शुरू होता है वो। जब तक जो मुंह के अंदर जो बाकी दांत होते हैं वो अपनी जगह ले चुके होते हैं, हड्डी का साइज़ छोटा रह गया तो उसको जगह ही नहीं मिल रही, तो वो अंदर फंस गया। तो यदि वो अंदर फंस गया है तो वो क्या करेगा, या तो पूरा अंदर रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि वो पार्शियली इरप्ट हो गया तो वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाता है। उस कंडीशन में मुंह खोलने में दिक्कत होना, दर्द का होना, स्वेलिंग आना। सर ये अकलदाड़ का क्या मामला है? इसको अकलदाड़ क्यों कहते हैं? आमतौर पे चलन में है, समाज में कहते हैं कि भाई इसको अकल आ गई है, समझ आ गई है, तो क्या मसला है? एक्चुअली ये जो है ना, विजडम टूथ, शुरू से ही इसको विजडम टूथ ही कहा जाता है। यूजुअली इसलिए कहा जाता है कि वो एक ऐसी एज होती है 17-18 साल की, जब आदमी मैच्योर होता है थोड़ा, इसलिए कहते हैं। बाकी एक मिथ है, मोलर्स कहते हैं इनको, थर्ड मोलर होता है, तो ये थर्ड मोलर को अकलदाड़ कह देते हैं। लाइफ में सर कौन सा फेज ऐसा है जिसमें दांतों को सबसे ज़्यादा रिस्क होता है? सबसे ज़्यादा रिस्क जो होता है उसे मिक्स डेंटिशन की एज कहते हैं। वो है डेंटिशन की एज जिसमें आपके दूध वाले दांत तो गिरने शुरू हो जाते हैं और परमानेंट आने शुरू हो जाते हैं। वो एज हो जाती है 6-7 साल से शुरू हो जाती है, क्योंकि जो मिल्क टीथ हैं वो 6 महीने की उम्र से आने लगते हैं बच्चे के, और वो सब निकल के इरप्ट हो जाते हैं, 3 साल तक आ जाते हैं। उसके बाद वो परमानेंट जब दांत आते हैं वो 6-7 साल पे दूध के दांत गिरते हैं, परमानेंट आने लगते हैं। वो जो मिक्स डेंटिशन की स्टेज है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। उसका कारण ये है कि कई दफ़ा मान लीजिए 6 साल पे परमानेंट टूथ को इरप्ट होना है, मगर वो जो मिल्क टूथ वहाँ जगह घेर के खड़ा हुआ है वो गिरा नहीं वहाँ से, तो परमानेंट टूथ आपने देखा हो, दांत आड़े तिरछे निकलने लगते हैं, ऊपर नीचे निकलने लगते हैं, तो वो उसकी वजह से वो क्रिटिकल हो गया। तो यदि दांत आड़े तिरछे निकल रहे हैं तो आगे चल के आपको फिर उसका मैनेजमेंट करवाना पड़ेगा। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो कहते हैं ना, ब्रेसेस लग रहे हैं, तार बंधवाते हैं, वो करवाना पड़ेगा। अलावा इसके कैविटी लगने की संभावनाएं मैक्सिमम हो जाती हैं। उसके अलावा मसूड़ों से ब्लड आना, जो कहते हैं ना पेरियोडोंटाइटिस, वो होने लगती है, पायरिया होने लगता है। और ये एज जो है समझ के चलिए 6-6.5 साल से करीब 12-13 साल तक, जब तक के सारे मिल्क टीथ गिर नहीं जाते और परमानेंट आ नहीं जाते, तब तक के, तो ये जो है ये सबसे ज़्यादा क्रूशल फेज होता है। और इसमें हम ये एडवाइस करते हैं, जैसे हमारे पेशेंट आते हैं, कि बच्चे को हर 3 महीने पर रूटीन चेकअप के लिए लाइए। 3 महीने पे क्यों लाइए? क्योंकि 3 महीने का टाइम ऐसा है कि विद इन 3 मंथ बहुत सारे डेवलपमेंट चेंजेस उसमें ओरल कैविटी में चेंजेस आने लगते हैं। तो यदि इस तरह के प्रिकॉशन रखी जाएँ, ध्यान रखा जाए, तो डेंटल प्रॉब्लम्स के होने की संभावनाएं कम हो जाती है। ये किस तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं सर? जैसे कैसे मैनेज करते हैं आप उनको? दांत तिरछे हो रहे हैं तो क्या करेंगे अगर उसी समय पता चल जाए? देखिए ऐसा होता है, एक तो छोटा बच्चा जैसे आया तो हमने देखा कि उसका पीछे का दांत निकल रहा है, तो जो आगे वाले दांत होते हैं उनको सेलेक्टिव एक्सट्रैक्शन कहते हैं, उनको निकाल देते हैं, जिससे कि वो जगह क्रिएट हो जाए, स्पेस मिल जाए। तो वो निकालेंगे तो वो जो परमानेंट है टूथ वो ड्रिफ्ट करके अपनी जगह में आएगा।
तो माइल्ड करेक्शंस तो इससे हो जाते हैं। जी बहुत से बच्चों में बहुत एग्रेसिव वो होती है, क्राउडिंग होती है कि वो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, या इन केसेस पेरेंट्स लेके नहीं आए क्योंकि बच्चे ने दर्द, ज़्यादातर इसमें पेन नहीं होता, जी माँ बाप उसे ऑब्जर्व करेंगे बच्चे के दांत तिरछे हो रहे हैं तब तो वो लेके आ जाते हैं, वरना पेन वाली शिकायत नहीं होती। या कैविटी हो गई तब ले आए तो देखा कि अरे इसके दांत आड़े तिरछे हैं, तो पेरेंट्स को बताते हैं। तो उसमें कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं डॉक्टर साहब ये तो दूध वाले दांत है, गिर जाएंगे अपने आप, लेकिन कुछ हमारे हिसाब से मान लेते हैं। तो उसमें क्या है कि जब वो एडवांस स्टेजेस में सीवियरिटी कम हो जाती है, जी। बच्चों के जो पक्के दांत आते हैं तो वो अपने अलाइनमेंट के साथ आ जाते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है सर कि बहुत ओल्ड एज में सारे दांत गिर गए, और कई बुजुर्गों को हमने सुना, मैंने देखा नहीं, सुना ही है कि फिर से निकलने लगता है। क्या ऐसा भी होता है सर? नहीं, वो जो निकलने वाली बात क्या होती है कि कुछ दांत कई दफ़ा इम्पैक्टेड वर्ड यूज़ करते हैं। इम्पैक्टेड का मतलब है कि अंदर ही रह गए, जैसे कि थर्ड मोलर है जी, अब वो इम्पैक्टेड था। वो इम्पैक्टेड क्यों रहा? क्योंकि उसको जगह नहीं मिली, एक आगे वाले दांत ने उसके लिए जगह रोक रखी थी, अब वो निकल गया तो वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से कीले होते हैं, कैनाइन कीले भी बहुत इम्पैक्टेड होते हैं, तो वो कीला बाहर आने लग जाता है। वो नए नहीं बनते, वो परमानेंट अंदर हड्डी में पड़े होते हैं, जो कि बाद में जब सारे दांत गिर गए तो उन्हें जगह मिली तो वो आ गए। हालांकि वो बहुत कम चांसेस होते हैं, रेयर होते हैं, क्योंकि वो एक बार ऑक्लूज क्या जो इरप्शन फोर्सेज होते हैं, इरप्शन फोर्सेज खत्म हो गए होते हैं, तो इसलिए वो आते नहीं हैं। आमतौर पर सर ये कहा जाता है कि 90-95 साल की एज में ऐसा होता है कि वो उनके दांत निकल आए हैं तो वो सोने की सीढ़ी पर स्वर्ग जाएंगे चढ़ के। इस तरह के मिथक भी जुड़े हुए हैं। देखिए ये तो सब मिथ है, लेकिन साइंटिफिक रीजन, साइंटिफिक इसमें कोई वो नहीं है। ये तो एक बहुत सारी धारणाएं हैं। जैसे कुछ कहते हैं कि पहले लोग जो है सोने का दांत लगवा लेते थे, कैप लगवाते थे, सोने के अंदर मेटल की मतलब गोल्ड की वो लगाते थे, पिन लगा लेते थे कि भाई ये होता है कि स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने के लिए आपके मुंह में सोना, अभी भी डालते हैं। मैंने देखा जब मृत्यु के समय पर उसके अंदर स्वर्ण पत्र मुंह के अंदर जी डाला जाता है। जी जी। तो वो हमारी पुरानी परंपराएं हैं भाई, ठीक है। वो क्या कारण है क्या नहीं है। दांतों का जो इलाज है सर वो कितना महंगा? आमतौर पर लोग कहते हैं कि दांतों का इलाज बहुत महंगा है, ऐसा कुछ है क्या सर? उससे रिलेटेड मेडिसिन या? देखिए ये जो आपने सवाल किया है, ये सवाल मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। दांतों का इलाज महंगा नहीं है। पहली बात है कि आपको दांतों का महत्व समझना पड़ेगा। यदि आप दांत का महत्व समझते हैं तो आप समझेंगे ये इलाज महंगा नहीं है। अच्छा, आप इसे यदि मेडिकल साइड की तरफ जाके कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल महंगा नहीं है। जनरल सर्जरी हो उससे सस्ता पड़ता है, और कई सारे सेगमेंट। देखिए ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें लाइफ थ्रेटनिंग है, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग में क्या है कि इमोशनल वो हो जाती है आदमी की बॉन्डिंग कि हाँ भाई हमें ठीक है। उसके लिए आप जैसे कैंसर के लिए आप 10 लाख 20 लाख 30 लाख भी खर्च करने के लिए तैयार पड़े हुए हैं, और क्योंकि जीवन मृत्यु का सवाल है। इसी तरह से किडनी की प्रॉब्लम है, डायलिसिस हो रहा है, ये हो रहा है, बाईपास सर्जरी हो रही है, तो ये सब बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। और सबसे बड़ी जो आप समझिए इलाज महंगा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका आज तक इंश्योरेंस नहीं हो रहा। डेंटल ट्रीटमेंट का कोई इंश्योरेंस ही नहीं है। क्यों नहीं होता सर इसका इंश्योरेंस? पता नहीं, उसको कॉस्मेटिक पार्ट में मांगती है भारत सरकार या सरकार हमारे यहाँ, और कहते हैं कॉस्मेटिक पार्ट का कोई ट्रीटमेंट वो नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है। केवल ट्रॉमा है, ट्रॉमा का इंश्योरेंस हो गया। मान लीजिए आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, आपके चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, तो ट्रॉमेटिक कंडीशंस में मतलब उसका रिम्बर्स हो जाता है, इंश्योरेंस है उसमें। अदरवाइज कॉस्मेटिक जहाँ वर्ड यूज़ हो गया तो कॉस्मेटिक मानते हैं। अब सवाल ये है कि महंगा है या नहीं है। मेरे हिसाब से इसलिए महंगा नहीं है क्योंकि डेंटल में जब आप डायग्नोसिस पार्ट, क्योंकि हर एक बीमारी के लिए डायग्नोस्टिक जाना पड़ता है। मेडिकल साइंस साइड में डायग्नोस्टिक जो वो हैं एड्स हैं, वही इतनी एक्सपेंसिव है, इतने टेस्ट महंगे हैं कि उतने टेस्ट में तो डेंटल ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है। अच्छा सर, किस किस तरह की बीमारियां हाल के 10-15 सालों में आई हैं? कोई नई बीमारी भी आई है दांतों से रिलेटेड? देखिए सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी माना जाए, फ्रीक्वेंसी में तो आप समझिए कि कैंसरस प्री कैंसरस लीजन्स ओरल कैविटी में बहुत प्रोमिनेंट हो गए हैं। उसके पीछे कारण है कि जो पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, इनका सेवन बहुत ज़्यादा होने लगा है। यंग जनरेशन बहुत प्रभावित है क्योंकि स्ट्रेस इंड्यूस्ड सारी चीज़ें हैं।
आज की जो यंग जनरेशन है वो स्ट्रेस में बहुत है, और उसके लिए वो अपने आप को जिसे कहते हैं ना वर्चुअली एक कंफर्ट जोन में लाने या एक प्लेजर फीलिंग में, उसके लिए पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और आपका जो है अल्कोहल, ये सारे जो हैं प्री कैंसर जिसे कहते हैं एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। तो ये इतना ज़्यादा प्रचलन हो गया है समाज के अंदर। आप देखिए कि हम अपने समय की बात सुने तो बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता था, मगर आज की मैं देखता हूँ पार्टीज़ में जाइए, शादियों में जाइए, छोटे छोटे बच्चे ओपन सब कर रहे हैं और पेरेंट्स को भी ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन इन चीज़ों से एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी तो आपको बाद में पता लगती है ना। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा जो मेन जो प्रॉब्लम डेंटल में आ रही है वो आ रही है माल अलाइन टीथ की, दांत आड़े तिरछे होने लगे, क्योंकि जॉ का साइज़ रिड्यूस हो रहा है, ईटिंग हैबिट्स हमारी ऐसी हैं, समय से पहले दांत गिर रहे हैं, बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं। जो दांत हमारा समझिए जीवन भर के लिए होने चाहिए वो 15-15, 16-16 साल में, 10-10 साल के उसमें जो है परमानेंट टीथ भी निकालने पड़ रहे हैं। उसके पीछे कारण वही है, खाने पीने का और प्रिकॉशन ना रखने का कारण है। ये सर आपने बहुत महत्वपूर्ण कहा कि जबड़े का साइज छोटा हो जा रहा है। क्या रीजन है सर? मतलब जो हार्ड नट्स हैं जो, या जैसे गन्ना है, या ऐसी जो कठोर चीजें हैं जिनको हम ज्यादा चबा के खाते थे ज्यादा, हाँ, वो चबाने वाली चीज़ें नहीं हो रही ना अब। आप समझिए ना, आप बच्चों को, हमें अपना याद है बचपन में कि हम लोग जो है इन दिनों में, जैसे अब विंटर्स के दिनों में लंच के बाद गन्ना खा, या फाइबरस मतलब जो है ना कोर्स फूड जी आप बता रहे हैं। जैसे अभी क्या है कि रोटी भी मैदा की है, वो भी चिपक जाती है वो भी। है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं कारण, और सबसे बड़ा जो कारण यही है कि फाइबरस डाइट ना लेने की वजह से, चबा के ना खाने की वजह से हमारे जॉ का साइज, क्योंकि हमारी मसल्स होती हैं, इन्हें मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन कहते हैं। ये मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन जो होती हैं, जब भाई आप समझिए जैसे कि एक वेट लिफ्टर होता है, बॉडी बिल्डर होता है ना, तो वो क्यों, उसकी मसल्स ही तो उसकी ग्रोथ होती है। तो वो मसल कैसे एक्सरसाइज से हो रही है, तो हमारे चबाने में फाइबरस डाइट लेते हैं तो एक एक्सरसाइज होती है जिससे हमारा जॉ का साइज बढ़ता है। तो वो जॉ का साइज बढ़ नहीं रहा है। दांत जो हो रहे हैं वो तो भाई हमारे जेनेटिक होते हैं, उनका वही साइज होगा जो साइज होता है, अंदर बनते उसी साइज के हैं, लेकिन वो जगह ना होने की वजह से फंस रहे हैं। तो आजकल मेलानाइन टीथ, आड़े तिरछे दांत जिसे कहते हैं, उसकी प्रॉब्लम बहुत कॉमन है यंग जनरेशन में, बच्चों में बहुत प्रॉब्लम है। कैविटीज़ की बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि हमारा खान पान ऐसा हो गया है। और अलावा इसके जो सबसे ज़्यादा है कि रात को बच्चे रात भर जागते हैं तो मंचिंग करते हैं। क्योंकि होता क्या है, यदि आप खाना खा के आपने अपना मेन कोर्स ले लिया, मान लीजिए आपने 9 बजे खाना खा लिया और आप 1 बजे तक जाग रहे हैं, तो आपको भूख लग जाएगी, ऑटोमेटिक है। तो कुछ खाएंगे आप, क्योंकि हम जब पढ़ते थे अपने हॉस्टल्स में, हम रात को 2-2, 3-3 बजे तक जब मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, तो हमको रात को भूख लगती थी। तो वो आज की स्थिति में क्या है कि बच्चे के पास चिप्स रखे हुए हैं, कुरकुरे रखे हुए हैं, टॉफ़ी रखी हुई हैं, चॉकलेट रखी हुई हैं, और डोर स्टेप पे आ जाती हैं। आजकल तो ऑनलाइन आप ऑर्डर करो, पता लगा 12 बजे मन करा, घर में है नहीं, ऑर्डर कर दिया, आ गया घर पे खाने बैठ। वो चीज़ सबसे ज़्यादा नुकसान कर रही है। तो इस वजह से जॉ का साइज़ छोटा रह रहा है, हम चबाने वाली चीज़ें कम खा रहे हैं। तो बच्चों को प्रमोट करना चाहिए कि फाइबरस डाइट लें, सलाद खूब खाएं, बड़ों को भी सलाद खूब खाना चाहिए, क्योंकि जितना आप सलाद खाएंगे, जितनी फाइबरस डाइट जाएगी, उतना आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव करेगा। ये आपने सर बड़ी दिलचस्प बात बताई, और कि बॉडी के का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, दांतों का रोल उसमें तो एक है ही, लेकिन जो एस्थेटिक सेंस है उसको भी जो है बेहतर बनाता है। वो लुक को आपके, कि आपका चेहरा मोरा खूबसूरत दिखे, तो हमारे पास फेस का साइज अच्छा तो हमारे पास लोग आते हैं 40-50 साल की उम्र में आते हैं, डॉक्टर साहब हमारा दांत ये थोड़ा तिरछा है, हम चाह रहे हैं इसको सीधा करवाएं। तो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री है आजकल, तो वो हो रही है खूब, उसमें करवाते हैं, उसमें क्राउन्स हैं आजकल, तो डेंटल ज्वेलरी चल रही है। डेंटल ज्वेलरी क्या है, उसमें जो है डायमंड्स लगते हैं जी दांतों में, मतलब रंग बिरंगे। इवन जो बहुत अपर क्लास की फैमिलीज़ हैं, जो बहुत हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लोग हैं, वो तो यहाँ तक है, हालांकि मेरठ में वो प्रचलन ऐसा नहीं है। जो मेट्रो सिटीज़, बड़े सिटीज़ में मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर ड्रेस का कलर है, तो आप उसी से कॉम्बिनेशन डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट लीजिए, उसी कलर, मान लीजिए पिंक है आपको आपने ड्रेस, तो पिंक कलर का डायमंड आपके दांत पे लग जाएगा, है ना। यू हैव टू पे फॉर इट,
इसी तरह से क्राउन्स हैं, क्राउन्स के ऊपर जो है ना, जो कॉस्मेटिक आजकल जिरकोनिया क्राउन्स आते हैं, मेटल फ्री क्राउन्स होते हैं, उनमें आप बनवाना कुछ चाहें, कोई फिगर बनवानी चाहें तो वो बन जाएगी, वो लग जाते हैं। पता यू हैव टू पे, बट दिस इज़ अ मतलब कॉस्मेटिक साइड। तो आजकल लोग बहुत कुछ कर रहे हैं ऐसा, वो भी बनवाते हैं, डॉक्टर्स के पास आते हैं, सब कुछ करवा रहे हैं। और बाकी तो स्माइल तो सीधी सी बात है भाई, दांतों से ही है ना। दांत अच्छे हैं, स्माइल आप करेंगे तो दूसरा आदमी प्रभावित होता है आपसे। अच्छा सर, आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे? अगर वैसे तो आपकी डेली की प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त है, हम देखते हैं अक्सर, बहुत बार हम भी जाते हैं आपके पास, तो शहर के तमाम सेगमेंट के लोग आपके पास रहते हैं। किस किस तरह की फैसिलिटीज़ इस पार्ट पे आपके पास अवेलेबल हैं सर? देखिए, किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आ सकते हैं? देखिए, यदि आप बात करें तो डेंटल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, सबका मैनेजमेंट हमारे क्लिनिक में होता है। डेंटल इम्प्लांट्स हैं, लेज़र ट्रीटमेंट है, ओपीजी ऑर्थोपेंटोमोग्राफ होते हैं, बड़े एक्सरेज हैं, छोटे एक्सरेज हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट हैं, फ्लैप सर्जरीज हैं, और आपकी कॉस्मेटिक जो डेंटिस्ट्री का पार्ट है, मतलब बच्चों की डेंटिस्ट्री है, सभी कुछ है। सभी चीज़ें संभव हैं ट्रीटमेंट के लिए हमारे यहाँ। ऐसा नहीं कि ये पहले तो सर कई बार ऐसा होता था कि कुछ लोग ऐसे आते थे कि दांतों से ट्रैक्टर खींच दिया उसने, और दांतों से पकड़ के जो है साइकिल पकड़ के उठा दी, ऐसे उस सर्कस में आता है। हाँ ही तो ऐसा है कि तो इसमें गलत क्या है? आपके दांत मजबूत हैं तो आप कर सकते हैं। उसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं, उसमें टेक्निक भी इन्वॉल्व होती है जी। टेक्निक का क्या होता है कि जब आप लाइन ऑफ फोर्स जो है ना, वो लाइन ऑफ फोर्स फेवरेबल होगी, तब आप एक पर्टिकुलर एंगल पर आप जब खींचेंगे चीज़ को, तो आप खींचते चले जाएंगे। और लोगों के दांत वास्तव में ऐसे मजबूत रहते हैं। भैया मैंने बताया ना, जो पुराने लोग थे उनकी डाइट इतनी सिंपल होती थी कि सुबह दिन में खाना खा लिया, दिन में गन्ना खा लिया, खेतों पर गए किसान लोग होते थे, गन्ना खाया, खूब चबा के खाया, सारी चीज़ें खाई, दांत मजबूत हो रहे हैं। दांत के साथ साथ मेन जो मजबूती का, दांत के अलावा मजबूती का रोल होता है जबाड़े का, उसकी हड्डी का और उसकी बोन का, और साथ में जो आपके मसल्स हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं। आप समझिए, मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ आवर बॉडी इज द मैसेटर मसल। जो जॉ की जो मसल है, सारे शरीर, इतना बड़ा शरीर है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल वो होती है जॉ की। और उसका मैं आपको एग्जांपल दे दूं, कभी आपने बाई चांस, जैसे ना सीजर्स आते हैं ना, किसी को मिर्गी का दौरा पड़ गया जी, आप मुंह नहीं खुलवा सकते। उस समय वो जो स्पाज्म होता है वो इन्हीं मसल्स का होता है, मसल्स जॉ की मसल्स होती हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी इज द जॉ मसल। तो उस मसल की हेल्प से यदि कोई ट्रैक्टर खींच रहा है, कुछ कर रहा है, तो टेक्नोलॉजी, टेक्निक तो है ही है साथ में, मगर हाँ निश्चित तौर पे ताकत, मतलब उसकी हेल्थ भी है ही उसमें। अच्छा, आप शहर के लोगों से, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे सर, कि वो कैसे दांतों के बारे में, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी कहावत हो मेडिकल साइंस में दांतों के बारे में सर, किसी को कोट करना चाहें आप? देखिए, मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग तो जानते ही हैं दांतों का महत्व क्या है। दांतों को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो आपके पूरे शरीर का प्रतिबिंब, आपका ओरल कैविटी है, मुंह है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं शरीर की जो कि मुंह के अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में अनगिनत ऐसे लोग रहे हैं जिनको मैंने डायग्नोस किया है डायबिटीज़ के लिए, क्योंकि मुंह के अंदर डायबिटीज़ के सिम्टम्स आ जाते हैं। वो आए थे दांत का इलाज कराने, हाँ, और मैंने उनको कहा कि साहब आप अपनी शुगर और टेस्ट करवाइए। तो कई दफ़ा पेशेंट को बुरा भी लगता है कि डॉक्टर साहब खामखा ऐसी बीमारी का नाम ले रहे हैं जो कि अच्छी नहीं है। स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जब निकलती है तो फिर वो कहते हैं डॉक्टर साहब आपने अच्छा किया, बता दिया। और आप जानिए 200-200, 300-300, मतलब जो पीपी जो होती है पोस्ट पेरेंटल खाने के बाद वाली, 200-200, 300-300 यूनिट्स निकलती हैं शुगर, इतनी स्ट्रॉन्ग हैवी शुगर, डायबिटीज़ मतलब डायबिटिक की इतनी एडवांस स्टेजेस में निकलती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए दांतों को महत्व देना चाहिए, मुंह को डेंटिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए रूटीन में। 6 महीने पर मेरा मानना है, यदि आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तो 6 महीने पर आपको अपने किसी भी एक, जो भी आपके डेंटिस्ट हो, फैमिली डेंटिस्ट हो, इसमें ये नहीं कि आप इसके पास जाइए, क्योंकि मेरा मानना है कि सारे डेंटिस्ट एफिशिएंट ही होते हैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से।
भाई वो जितना हर आदमी ये चाहता है कि भाई मैं, हर एक डॉक्टर ये चाहता है मेरा पेशेंट ठीक हो जाए। जी। तो आप किसी भी डेंटिस्ट को जाइए, रूटीन चेकअप्स का नियम बनाइए कि 6 महीने पर डेंटल चेकअप करवाना है। उसका मतलब ये नहीं है कि आपका ट्रीटमेंट होगा। यदि आपको प्रॉब्लम होगी ट्रीटमेंट होगा, नहीं प्रॉब्लम है तो आपको एडवाइस करके आपको फ्री कर दिया जाएगा। मगर जाना चाहिए, जैसे कि और भी हेल्थ के लिए आप टेस्ट वगैरह करवाते हैं, ऐसी डेंटिस्ट के पास जाइए, अपना रूटीन चेकअप करवाइए, यदि कोई बीमारी बताते हैं उसका इलाज करवाइए। और ये बात स्वाभाविक है कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी ना, इनकी बहुत ज़रूरत बढ़ती है। व्हेन यू आर यंग तो आप एक तरफ से भी खा रहे हैं, कई बार होता है कि साहब एक कैविटी हो गई एक साइड से, दूसरी साइड से, और हम तो इस साइड कर रहे थे, अब दोनों तरफ प्रॉब्लम हो गई, तो वो उस समय आप फंस जाते हैं। तो इसलिए इनको इतना स्वस्थ रखें कि जब आपकी एज बढ़ती जाए, क्योंकि एज के साथ जेरिएटिक चेंज, जो कि हमें वृद्धावस्था की जो लिमिटेशंस हैं वो आती हैं, उस कंडीशन में यदि दांत आपके स्वस्थ हैं तो आप अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। और अभी तो आप देखिए, जो सबसे बड़ा, अभी आपने मुझसे सवाल किया था लेटेस्ट क्या चल रहा है, तो लेटेस्ट तो जो यंग ओल्ड पेशेंट्स हैं उनके लिए इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स चल रहे हैं। यानी फिक्स डेंचर्स, पहले होता था कि वो लगाने निकालने वाले जो डेंचर्स होते थे कंप्लीट, वो हर आदमी नहीं लगा सकता, सबको सूट नहीं करता, सूट भी नहीं करता था। मेरी मदर ने बनवाया उसको तो वो निकाल के बाहर ही रखती रही उसको कि तो ये अब मुझे तो सूट नहीं करता। सबसे ज़्यादा तो इससे एडवांसमेंट है इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स का है। डेंचर्स यानी कि दांत, आपके नकली दांत इम्प्लांट के साथ फिक्स हो जाते हैं जी। लाजवाब है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, परफेक्ट है। और वो मैंने देखा कि काफ़ी लोग अब कोविड के बाद से करा रहे हैं, करवाने लगे हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का अंदाज हो गया कि जीवन में दांतों का भी, हेल्थ इज़ वेल्थ, और दांत बहुत, और नहीं, कोविड के बाद से आदमी जनरल हेल्थ की तरफ से भी कॉन्शियस हुआ है। मैं खाली दांतों की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल हेल्थ में भी लोग अपने रूटीन टेस्ट भी करवाने लगे हैं, अवेयरनेस बढ़ी है। इसी तरह दांतों के लिए भी अवेयरनेस बढ़ी है, और जो ट्रीटमेंट हो जाता है एक बार, तो उसके बाद उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो फिर वो प्रमोट भी करते हैं और लोगों को भी बताते हैं। तो मेरा मानना ये है कि दांतों के लिए हमें सजग रहना चाहिए। जो आपके हेल्दी टीथ हैं उनका ध्यान रखें, और जिनके नहीं भी हैं या निकल गए तो उनको आर्टिफिशियली रेस्टोर करवाएं, क्योंकि वो आपकी पूरी बॉडी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत दिलचस्प बातें आपने बताई, बहुत और धन्यवाद। बहुत सारी बातें हम आपसे जान नहीं पाए, क्योंकि दांतों के बारे में मेरी जानकारी बहुत सीमित है, मैं मेडिकल फील्ड का आदमी नहीं। नेक्स्ट टाइम जब हम पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ तो स्पेसिफिक करेंगे, सर्जरी के पार्ट्स पे करेंगे। आपके क्लिनिक में भी आपसे गुजारिश करेंगे कि कुछ समय आप हमारे लिए अलॉट कर दें, ताकि हम कुछ विजुअल्स उठा सकें और बहुत डीप नॉलेज के साथ एक अच्छा पॉडकास्ट हम तैयार कर सकें। तब तक कुछ कुछ हम आपसे सीखेंगे भी और अपने से भी पढ़ेंगे, ताकि हमारे दर्शकों को ज़्यादा मदद मिल सके, और हम आपसे, आपके पास जो नॉलेज है एक डेंटल सर्जन के तौर पे, उसकी उपयोगिता ज़्यादा हो सके हम सब के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद। दोस्तों आप भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो देखने के बाद आपके जो सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा यहाँ पर, और हम डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर साहब का मोबाइल नंबर, उनके क्लिनिक का एड्रेस, ये भी लिंक में देंगे आपको। अगर आप डॉक्टर साहब से पर्सनली मिलना चाहते हैं तो उस मोबाइल नंबर पे डायरेक्ट रिंग करके मिल सकते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब के क्लिनिक का एड्रेस भी हम उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, तो डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा इसका, और गूगल लोकेशन भी शेयर कर देंगे आपको, ताकि आपको जाना हो तो आप इजीली जा सकें, और डॉक्टर साहब के क्लिनिक की टाइमिंग भी शेयर कर देंगे। तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब ये प्रिविलेज हमें दे देंगे जरूर, कि इतना कंटेंट हम उनके बारे में शेयर कर सकें डिस्क्रिप्शन में। बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। जल्द फिर हाजिर होंगे हम किसी और मेडिकल एक्सपर्ट के साथ, और सेहत से जुड़ी कुछ बातें जरूर करेंगे, और एक और पॉडकास्ट करेंगे डॉक्टर साहब के साथ नियर फ्यूचर, जिसमें डेप्थ में, डिटेल में जानकारी होगी। धन्यवाद, नमस्कार।